हेलो एवरीबॉडी। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक। ये पार्ट 5 है। हम ऑलरेडी इसके 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। पिछले पार्ट्स के अंदर हमने समझा था कि चेक क्या होते हैं और चेक की कैसे इसको इशू किया जाता है, क्रॉसिंग किस तरह से होती हैं, कितनी टाइप की हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ चेक। चेक को कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो चेक को कलेक्ट करने का मतलब कि हमने चेक को इशू कर दिया है, हमने किसी को चेक दे दिया है। तो अगर हमें कोई चेक मिला है तो बैंक उस चेक को कैसे कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ पर, या जिसको हमने चेक दिया है तो उसके बिहाफ पर चेक को बैंक कैसे कलेक्ट करता है। तो कलेक्शन ऑफ चेक में जो बैंकर हैं वो दो तरह से बिहेव कर सकता है, दो तरह से उसकी सिचुएशन हो सकती हैं। सबसे पहला तो होल्डर फॉर वैल्यू हो सकता है और फिर सेकंड फॉर्म में वो एजेंट ऑफ द कस्टमर हो सकता है। तो अगर हम होल्डर फॉर वैल्यू की बात करें, जो होल्डर फॉर वैल्यू है, होल्डर फॉर वैल्यू में क्या होगा, होल्डर फॉर वैल्यू में इसके अंदर जो बैंक होता है वो कस्टमर के चेक को उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देता है और कस्टमर को परमिशन मिल जाती है कि उस अमाउंट को विड्रॉ कर ले। क्योंकि चेक जो होता है वो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होता है और इसको कैश में कन्वर्ट होने में 2 और 3 डेज उसमें लग जाते हैं। और अगर चेक किसी और बैंक का होगा तो उसमें तो 1 वीक भी लग सकता है। तो इस कंडीशन में जो बैंकर होते हैं वो कस्टमर के बिहाफ पर उस वैल्यू के लिए होल्डर बन जाते हैं। तो इस तरह से बैंक ट्रीट करता है। और अगर हम सेकंड केस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि बैंक एजेंट ऑफ कस्टमर की तरह भी ट्रीट कर सकता है। एक जो कलेक्शन बैंकर होता है वो कस्टमर के लिए एजेंट की तरह काम करता है और वो कस्टमर को पेमेंट बैंकर से अमाउंट दिलवाता है। जो पेमेंट बैंकर होगा तो जो हमारा चेक है जहाँ पर हमने उसको डिपॉजिट किया है, जहाँ पर हमने उसको प्रेजेंट किया है, तो वो बैंक क्या करेगा, पेमेंट बैंकर से हमारी अमाउंट को कलेक्ट करता है। तो हमारे होल्डर फॉर वैल्यू की तरह भी वो काम कर सकता है और एजेंट ऑफ द कस्टमर की तरह भी जो एक कलेक्टिंग बैंक होता है वो काम कर सकता है। अब जो एक कलेक्टिंग बैंक होगा तो उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या क्या कर्तव्य है जो उसको पूरे करने होते हैं। सबसे पहला तो ड्यू केयर एंड डिलीजेंस इन कलेक्शन ऑफ चेक। सबसे पहले जो कलेक्टिंग बैंक होगा जो हमारे बिहाफ पर चेक को कलेक्ट कर रहा है तो उसको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा केयर रखने की रिक्वायरमेंट होती हैं। और सेकंड पॉइंट इज सर्विंग नोटिस ऑफ डिसओनर। जैसे ही कोई चेक डिसओनर होता है तो उसका जो नोटिस है वो कस्टमर को देना रिक्वायर्ड होता है और कलेक्टिंग बैंक को ये जो नोटिस है वो टाइमली उसको भेज देना चाहिए। एजेंट फॉर कलेक्शन, तो जो बैंकर होता है वो एक तरह से कलेक्शन के लिए वो एजेंट की तरह काम करता है। तो एजेंट की तरह काम करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रेमिटेंस और प्रोसीड टू द कस्टमर, कि जो भी अमाउंट होती हैं जो कलेक्टिंग बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पर कलेक्ट की है तो उसको कस्टमर को रेमिट करना भी कलेक्टिंग बैंक का ऑब्लिगेशन होता है। अब हम बात करेंगे एक नए टर्म के बारे में, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखो ये कब इशू किया जाता है, ये बहुत जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये एक बिल के नाम से इसको जाना जाता है और ये नॉर्मल एक नोट की फॉर्म में होता है, ये रिटन फॉर्म में होता है। ये किसी लोन की एक्सेप्टेंस के लिए यूज़ होता है और इसको लिखने वाला क्रेडिटर होता है। जैसे अगर हमने किसी को गुड्स सेल की हैं तो अगर वो क्रेडिट सेल किया है तो वो पर्सन हमें जो पेमेंट है कुछ टाइम के बाद करेगा तो उसका प्रूफ हमें रिक्वायर्ड होता है। तो हम एक बिल लिख सकते हैं, हम बिल को ड्रॉ कर सकते हैं और अपने डेटर के पास हम उसको भेजते हैं एक्सेप्टेंस के लिए और वो एक्सेप्ट करके हमें बिल वापस कर देता है। हमारे लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है और डेटर के लिए वो बिल्स पेएबल हो जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली क्या है। According to the Negotiable Instrument Act 1881, a bill of exchange is defined as an instrument in writing containing an unconditional order। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ये। इसको मेकर साइन करता है और ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्शन देता है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी
या तो उस पर्सन को दे दे, या फिर इसके ऑर्डर से एक सर्टेन पर्सन को वो पे कर दे, या जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, मतलब जो भी बियरर होगा, तो उसको वो पेमेंट कर दे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरह से पेमेंट की जाती हैं? तो इसको लिखने वाला ड्रॉर होता है, जो इसको एक्सेप्ट करके भेजता है उसको हम ड्रॉई बोलते हैं, और जो इसकी पेमेंट को रिसीव करता है वो पेई होता है। दैट मीन्स कई बार तो ड्रॉर और पेई दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर ड्रॉर अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर देता है, तो उस केस में वो जो थर्ड पार्टी है तो वो बिल की पेई बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या बेसिक फीचर है? सबसे पहला तो ये ज़रूरी होता है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो इन रिटन होना ज़रूरी है। अगर हम कहें कि ओरली किसी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो 2 मंथ के बाद हमारी पेमेंट करेगा, तो इसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है, जो इसकी फीचर है, दैट इज़ इट शुड बी इन रिटन, इसका रिटन में होना ज़रूरी है। सेकेंड जो होता है, इट मस्ट कंटेन ए कन्फर्म ऑर्डर टू मेक ए पेमेंट एंड नॉट जस्ट द रिक्वेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि ये पेमेंट करने के लिए ऑर्डर होता है, ये रिक्वेस्ट नहीं होती हैं। पेमेंट करने का एक ऑर्डर होता है, इसको हम रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन, मतलब ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इसके अंदर किसी भी तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशन हो जाती हैं तो उस केस में हम इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं मान सकते हैं। साइंड बाय द ड्रॉर, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ड्रॉर के साइन होने ज़रूरी होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की जो अमाउंट होती है दैट शुड बी डेफिनेट, एक सर्टेन अमाउंट के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखा जाता है, और वो अमाउंट जो होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि आपको जो पेमेंट है इतनी कुछ अमाउंट की पेमेंट करनी है, 2000 से ज़्यादा की करनी है, 2000 से कम की करनी है, इस तरह का नहीं हो सकता है। पेमेंट इसके अंदर सर्टेन होती है, जो पेमेंट होनी है उसके लिए, जिसके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखा गया है। फिक्स डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड, पेमेंट करने की जो डेट होती है वो भी फिक्स्ड होती है, और उस फिक्स डेट के अंदर 3 डेज ग्रेस के ऐड किए जाते हैं, 3 दिन ग्रेस के मिलते हैं ड्रॉई को पे करने के लिए। बिल मस्ट बी साइंड बाय बोथ द ड्रॉर एंड ड्रॉई, बिल के ऊपर दोनों पार्टीज के साइन होने ज़रूरी है, जिसने बिल को लिखा है दैट इज़ ड्रॉर, एंड जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है दैट इज़ ड्रॉई, तो दोनों पार्टीज के साइन होने ज़रूरी होते हैं। The amount stated on the bill should be paid on demand or on the expiry of a fixed time. जो भी अमाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखी गई है, तो वो अमाउंट या तो ऑन डिमांड पे कर दी जाती हैं, और या फिर एक फिक्स टाइम में जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उस टाइम पर वो जो अमाउंट है, बिल की अमाउंट, वो पे कर दी जाती हैं। अमाउंट इज पेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द बिल, स्पेसिफिक पर्सन और अगेंस्ट ए डेफिनिट ऑर्डर, कि जो अमाउंट होती है जो बिल का बेनिफिशियरी होगा उसको पे की जाती हैं, या जो भी स्पेसिफिक पर्सन होगा, मतलब जिसको हमने बिल वो दे दिया है, तो उस पर्सन को वो अमाउंट पे की जाती हैं। बिल का प्रॉपर वे से स्टैम्प होना भी ज़रूरी होता है। तो अब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन देखते हैं। स्पेसिमेन कैसा हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो एक सैम्पल फॉर्मेट है। देखो, इसके अंदर अमाउंट लिखी जाती हैं, अमाउंट के साथ इसके ऊपर प्लेस एंड डेट मेंशन होनी ज़रूरी होती हैं। देन 60 days आफ्टर द डेट पे मिस्टर ABC अ सम ऑफ ₹2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि 60 डेज़ के बाद जो भी डेट आएगी तो ABC को ये जो अमाउंट है उसको पे कर दी जाएगी। स्टैम्प होनी ज़रूरी है। जो इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड के साइन होंगे, ड्रॉई का नेम होगा और ड्रॉई का एड्रेस भी इसके साथ होता है। देन ड्रॉर के साइन होते हैं और ड्रॉर का एड्रेस भी इसके ऊपर लिखा जाता है। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया जाता है, और ये इसका फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। पार्टीज़ इन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो मेन पार्टीज़ हैं, सबसे पहले ड्रॉर आता है, फिर ड्रॉई होगा, पेई है, एक्सेप्टर, एंडोर्सर, एंडोर्सी, होल्डर एंड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड हो सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि ड्रॉर कौन है। बिल को लिखने वाला पर्सन ड्रॉर होता है। जिसने भी बिल को लिखा है, जिसने बिल को ड्रॉ किया है, तो वो पर्सन ड्रॉर होगा।
एंड्रॉय ड्रॉई वो पर्सन होता है जो ड्रॉर द्वारा जो बिल लिखा गया है तो उसमें जो अमाउंट लिखी गई है उसको पे करने के लिए वो लायबल होता है। जो बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो पे करता है। थर्ड वन इज पेई। पेई कौन होता है? क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसका नाम उस बिल के अंदर लिखा जाता है तो उसको वो पेमेंट मिलती है। तो या तो उसको मिलती है या फिर उसके ऑर्डर पर पेमेंट मतलब उसको दी जा सकती हैं। अगर एक जो नोट है वो क्रेडिटर्स द्वारा किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो पेमेंट थर्ड पार्टी को होती हैं। तो उस केस में वो जो पर्सन होगा वो पर्सन पे हो जाता है। अगर तो ड्रॉअर खुद ही पेमेंट को रिसीव करता है तो फिर वही पे होता है। लेकिन अगर वो बिल किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है तो उस कंडीशन में जो थर्ड पार्टी है वो पेई बन जाती हैं। देन नेक्स्ट पार्टी हो सकती है एक्सेप्टर। कि वो पर्सन जो डेटर की तरफ से अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम बिल का एक्सेप्टर कह सकते हैं। उसको हम बिल का एक्सेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट आता है एंडोर्सर। एंडोर्सर वो पर्सन होता है जो पर्सन बिल को किसी और को एंडोर्स कर देता है। और एंडोर्सी वो पर्सन जिसकी फेवर में बिल को एंडोर्स किया जाता है तो उसको एंडोर्सी बोला जाता है। होल्डर इस बिल का होल्डर वो पर्सन होता है जो लीगली जिसके पास राइट होता है कि बिल को अपने पास वो होल्ड करके रख सकता है और उस बिल की पेमेंट को वो रिसीव कर सकता है तो वो पर्सन बिल का होल्डर बन जाता है। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। इन केस ऑफ नीड कि कई बार क्या होता है कि डेटर की जगह पर किसी और पर्सन का नाम भी कई बार उसके अंदर दिया होता है तो उस कंडीशन में ड्रॉई जो होगा उस कंडीशन में डेटर की जगह पे वो पर्सन जो होगा वो ड्रॉई बन जाता है। तो ये अलग अलग पार्टीज़ हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब हम बात करते हैं काइंड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितनी तरह के हो सकते हैं? तो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। अलग अलग तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इनके कुछ बेस है जिनके बेस पर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेस पर बिल का डिवीज़न हो सकता है। तो टाइम के बेस पर जो बिल का डिवीज़न होता है वो दो तरह के बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं। पहला डिमांड बिल है और सेकंड हो सकता है टाइम बिल। तो डिमांड बिल क्या होते हैं? डिमांड बिल को बिल ऑन साइट भी बोला जाता है। ये वो बिल होते हैं जिनकी पेमेंट ऑन डिमांड होती है। मतलब जैसे उसको प्रेजेंट किया जाएगा तो उसकी पेमेंट उस टाइम पर कर दी जाती हैं और इसमें कोई भी जो डेट वगैरह इसके अंदर मेंशन नहीं होती हैं। टाइम बिल वो बिल होते हैं जो एक ड्यूरेशन के लिए होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के ख़त्म होने के बाद वो ड्यू बन जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं और इस पर्टिकुलर डेट को बिल की पेमेंट करनी होती है। तो इसमें जो होता है ये टाइम बिल होगा जहाँ पर टाइम क्लियर कट मेंशन होता है। तो टाइम के बेस पर दो तरह के बिल हो सकते हैं, डिमांड बिल एंड टाइम बिल। सेकंड जो बेस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस के बेस पर भी बिल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इनलैंड बिल और सेकंड हो सकते हैं फॉरेन बिल। तो इनलैंड बिल क्या होते हैं? ये वो बिल होते हैं जो सिर्फ उसी कंट्री में ही ड्रॉ किए जा सकते हैं और उसी कंट्री में ही ड्यू होते हैं तो उनको हम इनलैंड बिल बोलते हैं। जो एक बिल के जो रेजिडेंट है उसके थ्रू उसको ड्रॉ किया जा सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो कौन से वाला बिल होगा? दैट दैट बिल इज़ नोन एज इनलैंड बिल। कि चाहे वो पर्सन बाहर से वो ड्यू हो रहा हो तो वो भी बिल हम क्या मान के चलेंगे कि वो भी हमारा, अगर वो इंडिया के अंदर ही उसको ड्रॉ करा सकते हैं तो वो हमारा कौन से वाला बिल होगा? वो बिल जो होगा दैट इज़ इनलैंड बिल। और फॉरेन बिल कौन से होते हैं? ये वो बिल होते हैं जो एक देश एक कंट्री के अंदर उनको ड्रॉ किया जा सकता है और ऐसे पर्सन के ऊपर लिखे जाते हैं जो फॉरेन में होते हैं, जो फॉरेन में ड्यू होते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये जो बिल होते हैं वो फॉरेन बिल के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे इंडिया के अंदर लिखा गया लेकिन ड्यू वो इंडिया के बाहर है, या इंडिया के बाहर लिखा गया लेकिन ड्यू वो इंडिया के अंदर है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बिल होते हैं वो फॉरेन बिल्स होते हैं जो या तो इंडिया के बाहर ड्यू होते हैं, पेड इंडिया में होते हैं, या इंडिया के अंदर ड्यू होते हैं और पेड बाहर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पर बिल दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट बिल इज़
ट्रेड बिल एंड सेकेंड वन इज अकोमोडेशन बिल। तो ट्रेड बिल क्या होते हैं? ये बिल ऐसे होते हैं जो ट्रांजैक्शंस के लिए जिनको लिखा जाता है। तो इसमें जो होते हैं कि अगर बिल लिखा गया है तो आपस में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी वजह से इस बिल को लिखा जाता है। अगर हम अकोमोडेशन बिल की बात करें तो इस बिल में किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन नहीं होती है, बिना किसी कंसिडरेशन के ये बिल लिखे जाते हैं, इनको एक्सेप्ट किया जाता है, इनको सेल किया जाता है। इसमें किसी और को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के बिल लिखे जाते हैं, लोन लेने के लिए बिल लिखे जाते हैं, किसी की हेल्प करने के लिए बिल लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवर। रिसीवर के बेस पर बिल दो तरह के हो सकते हैं, बियरर बिल एंड ऑर्डर बिल। इसके अलावा लास्ट जो बेस हो सकता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बेस पर दो तरह के बिल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बिल और क्लीन बिल होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवर। रिसीवर के बेस पर दो बिल होते हैं, बियरर और ऑर्डर बिल। तो बियरर में क्या होगा कि जो पर्सन बिल को पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा उसी को बिल की पेमेंट कर दी जाती है। लेकिन अगर हम ऑर्डर बिल की बात करें तो इसमें जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा, जो सर्टेन पर्सन होता है जिसको बिल की पेमेंट की जाती है, तो ये बिल बियरर नहीं होता है, ये बिल ऑर्डर बिल होता है। देन डॉक्यूमेंट के बेस पर दो तरह के बिल हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्री बिल और सेकंड होते हैं क्लीन बिल। जब कोई बिल बैंकर को दूसरी पार्टी से जैसे रेलवे रिसीट या कोई बिल ऑफ लेडिंग वगैरह होता है वो डिलीवर किया जाता है तो इसको हम डॉक्यूमेंट्री बिल बोलते हैं। देन जो क्लीन बिल होते हैं, क्लीन बिल जब बिल के साथ गुड्स के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं लगाए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, वो क्लीन बिल होते हैं। डॉक्यूमेंट्री बिल में तो होगा कि बिल के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, जैसे अगर हम फ़ॉरेन से गुड्स को मंगवा रहे हैं तो अगर हमें गुड्स को रिसीव करना है तो हमें बिल देना पड़ेगा, बिल को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी हमें सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं। और क्लीन बिल में इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ओनरशिप के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाए जाते हैं, तो इन बिल को हम क्लीन बिल बोलते हैं। तो ये थी टाइप ऑफ बिल, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।